गुड मॉर्निंग। आज हम बीए फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ेंगे सत्ता की अवधारणा। इससे पहले हमने शक्ति की अवधारणा पढ़ी थी। शक्ति, सत्ता और वैधता, ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं। और जहाँ तक सत्ता की बात करते हैं, सत्ता मतलब अथॉरिटी, तो सत्ता की बात करते हैं, ये पब्लिक एड का टॉपिक है और राजनीति विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। सत्ता किसी भी संगठन, किसी भी संस्थान, जो भी इंस्टीट्यूट होता है उसमें एक तरह से हमारे शरीर में जिस प्रकार आत्मा काम करती है या जो स्थान हमारी आत्मा का होता है शरीर में, वही स्थान सत्ता का होता है किसी भी संगठन में। सत्ता की उचित व्यवस्था के बिना कोई भी संगठन कार्यशील नहीं हो सकता है। इस तरह से सत्ता क्या है? एक वह सूत्र है जो संगठन में विभिन्न समूहों की क्रियाओं को आपस में जोड़ता है। हमने पहले पढ़ा था शक्ति है, शक्ति के बल पर लोग काम करते हैं, ठीक है। लेकिन शक्ति में तो दमनकारी होती है एक तरह से। वो तो शक्ति, जब हम डंडा किसी को मारेंगे, वास्तव में बंदूक चलाएंगे, वास्तव में किसी को हम पीड़ित करेंगे, तब वो हमारी बात मानता है। लेकिन वो सत्ता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको जनता की स्वीकृति प्रदान नहीं होती है, वो वैध नहीं होती है। लेकिन यदि शक्ति वैधता प्राप्त कर लेती है तो वो सत्ता बन जाती है। तो हम यहाँ पर सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। सत्ता को अंग्रेजी में अथॉरिटी कहते हैं, और जो अथॉरिटी शब्द है ये लैटिन के ऑक्टोरिटस से निकला है, ठीक है। इस शब्द का संबंध प्राचीन रोम की राजनीतिक संस्था सीनेट के साथ रहा है। यह संस्था बुजुर्गों का संगठन थी जो कानूनों की स्वीकृति देता था। उसकी स्वीकृति के बाद कानून, तर्क के आधार पर कानून बनाया जाता था। अतः राज्य की शक्ति को जनता का समर्थन या स्वीकृति मिल जाती है। देखो, इस चीज़ को ध्यान रखना है। राज्य की शक्ति को जनता का समर्थन या उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। यह सत्ता का अर्थ। शॉर्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सत्ता का अर्थ, उसमें हमें ये करना है, ठीक है। स्पष्ट है कि सत्ता में कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने अधीन लोगों पर अपने निर्णय लागू करती है और वे लोग उन निर्णयों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सत्ता के अंदर जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जाता। लोगों को आदेश पालन करने की आदत उसमें हो जाती है। वो अपने आप ही उसके आदेशों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता को खुद ने उसमें स्वीकृति दी है। अब हम यहाँ पे सत्ता की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार सत्ता शक्ति को प्रकट करती है तथा अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से आज्ञा पालन करवाती है। यानी ये शक्ति को प्रकट करती है। सत्ता जहाँ है वह शक्ति है। अब जब भी हम उदाहरण देंगे, ज़्यादातर देख लो पुलिस है। अभी हम कोरोना काल में इस सत्ता का आराम से उदाहरण दे सकते हैं। कोरोना काल में गवर्नमेंट ने, सत्ता ने आदेश निकाल दिया है कर्फ्यू रहेगा, कोई भी एक जगह 5 से 6 लोग, 8-10 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। तो जनता उसकी आज्ञाओं का पालन अपने आप ही करती है बिना किसी शक्ति के। लेकिन अगर नहीं मानती जनता तो फिर सरकार उसको दंड देती है। यानी कि पालन, सत्ता के पास आदेश देने की, आदेश का पालन करवाने की शक्ति होती है, ठीक है। रॉबर्ट डेहल ने परिभाषा दी है कि उचित शक्ति को ही सत्ता कहा जाता है। शक्ति होती है यदि वो उचित होती है या वो वैध होती है, ठीक है, तो उसे ही सत्ता कहा जाता है। एलन कहते हैं कि सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृति प्राधान्य, यानी सत्ता और शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शक्ति को स्वीकृति मिल जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। इसमें एक सूत्र आता है कि शक्ति प्लस वैधता, वैधता का मतलब होता है जन स्वीकृति, बराबर सत्ता हो जाता है, ठीक है। डेविस का कहते हैं कि सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार है। जैसे अब ये सरकार निर्णय लेती है और आदेश भी देती है तो वो सत्ता है। बायस्टीड कहते हैं कि सत्ता शक्ति से अलग होती है। सत्ता का संबंध पद या परिस्थिति से होता है, जबकि शक्ति का व्यक्ति से होता है। सत्ता सदैव संस्थाकृत होती है, यानी सत्ता किसी न किसी संस्था में होती है, अतः विशिष्ट रूप से यह मूल्यवान समझी जाती है। तथा सत्ता वैधानिक शक्ति है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करते हैं। हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं या करते नहीं हैं। अगर आदेशों की अवहेलना होती है तो उसके लिए सजा मिलती है। अतः स्पष्ट है कि सत्ता और राज्य का वही संबंध है जो हमारी आत्मा और शरीर का है। सत्ता राज्य की आत्मा होती है, मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में। बिना आत्मा के जैसे शरीर निर्जीव है, उसी प्रकार बिना सत्ता के राज्य शक्तिहीन है। बिना सत्ता के राज्य अपने अस्तित्व को खो देता है। यानी कि एक राज्य होता है, उसके पास अगर राज्य के पास में सत्ता नहीं होती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अतः राज्य की शक्ति को जनता का जनता का समर्थन मिल जाता है तो उसे सत्ता
कहा जाता है। राज्य की शक्ति है, किसी राज्य के पास शक्ति है। अब देखो, जैसे मुसोलिनी और हिटलर थे, उनके पास में शक्ति थी लेकिन वो सत्ता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो सत्ता पुलिस बल पर हासिल करी थी। पुलिस बल पर हासिल करी, ज़्यादा समय तक वो टिकी नहीं रह पाई, जनता ने उसको स्वीकृति नहीं दी थी। उन्होंने वहाँ पर कोई चुनाव करा के अपनी सत्ता को वैध घोषित नहीं किया था शक्ति को, इसलिए वो सत्ता नहीं बन पाई। केवल शक्तिशाली शासन में आता, अधिनायक वाले शासन में उसका नाम आता है। ठीक है, अब हम जो सत्ता का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैंने सिलेबस लिखवाया था, तब भी कहा था केवल मैक्स वेबर का सत्ता सिद्धांत हमें पढ़ना है। सत्ता अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें क्या अवधारणा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें क्या सत्ता का अर्थ समझना है, उसकी परिभाषा समझ लिए। ठीक है, अब उसके बाद में मैक्स वेबर ने सत्ता के बारे में जो सिद्धांत दिया है, उसका अर्थ क्या बताया है, उसकी विशेषताएं क्या बताई हैं, उसकी मैक्स वेबर की क्या कमियां रह गई है, और मैक्स वेबर ने सत्ता और शक्ति में क्या अंतर बताया, वो हमारे सिलेबस में है, तो हम केवल उसी को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, समाजशास्त्रीय चिंतन के क्षेत्र में मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सत्ता की अवधारणा महत्वपूर्ण स्थान है। यानी सत्ता की अवधारणा सबसे ज़्यादा किसकी महत्वपूर्ण है? मैक्स वेबर की। वेबर की अवधारणा मौलिक, यानी खुद ने दिए, इसने कहीं से लिए हैं। उनके अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है। यद्यपि आर्थिक कारक सत्ता निर्धारक में एकमात्र कारक नहीं होता है, सत्ता का निर्धारण करने में धन एकमात्र कारक नहीं होता है, लेकिन धन पर वो आधारित होती है। सत्ता उन्हीं के हाथों में रहती है जिनके पास संपत्ति है एवं उत्पादन के साधन होते हैं। यानी मैक्स वेबर क्या कहता है? सत्ता किसके पास रहती है? जिसके पास संपत्ति होती है, जिसके पास में उत्पादन के साधन होते हैं। इसलिए यानी कि उसने पूंजीपति वर्ग को सत्ताशाली बताया है। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधना एवं मजदूरों की सेवाओं पर अधिकार पाने का प्रयत्न करते हैं, और मजदूर भी अपने श्रम के बदले अधिकाधिक अधिकार पाने का प्रयत्न करते हैं। सत्ता के द्वारा ही पूंजीपति मजदूर की स्वतंत्रता को खरीद लेता है। यानी कैसे खरीदता है? मजदूरों से काम करा के, और उसे श्रमिक पर एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संक्षेप में आर्थिक जीवन में एक स्थिर एवं संस्थागत अर्थव्यवस्था समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग को, यानी कई विशिष्ट वर्ग को सत्ता एवं अधिकार प्रदान करती है। इस सत्ता के आधार पर ही, यानी आर्थिक सत्ता के आधार पर ही वह वर्ग, यानी कौन सा वर्ग? पूंजीपति वर्ग, अन्य वर्गों यानी कि सामूहिक, यानी दूसरे वर्ग कौन है? श्रमिक वर्गों पर अपना प्रभुत्व रखता है और उन्हें उनसे उचित परिस्थिति धारण करता है। ये किसने कहा है? मैक्स वेबर ने। अब मैक्स वेबर ने सत्ता की क्या विशेषताएं बताई हैं? ठीक है, मैक्स वेबर ने सत्ता की जो विशेषताएं बताई हैं, उनमें पहली विशेषता है कि सत्ता शक्ति का एक रूप है। यानी सत्ता शक्ति का ही एक रूप है। सत्ता शक्ति का एक रूप है। शक्ति को जब सामाजिक, वैधानिक, सांस्कृतिक मान्यता मिल जाती है तो सत्ता के रूप में प्रकट होती है। सामाजिक, वैधानिक और सांस्कृतिक मान्यता कौन प्रदान करता है? उसको जनता प्रदान करती है। ठीक है, उसके आधार पर वो सत्ता बन जाती है। तो पहली विशेषता क्या हुई? शक्ति का एक रूप है। दूसरी है कि सत्ता संस्थागत होती है। सत्ता संस्थागत होती है। संस्थागत का मतलब जानते हो कि सत्ता संस्था में रहती है। सत्ता हमेशा संस्थागत होती है, यानी किसी एक व्यक्ति में नहीं होती है। सत्ता के सभी प्रकार, नियम, कार्य प्रणालियाँ, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, मान्यता आदि से मुक्त होते हैं। सत्ता के जितने प्रकार हम बताते हैं, जितने प्रकार होते हैं, वो उसके ऊपर कोई नियम, कार्य प्रणाली, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यता आदि लागू नहीं होती हैं। इसलिए सत्ता कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती, यानी किसी एक धर्म से, एक रीति रिवाज से, परंपराओं से वो संबंधित नहीं होती है। ठीक है, सत्ता परिस्थिति से संबंधित होती है, यानी किसी पर्टिकुलर स्थिति से संबंधित होती है। सत्ता का संबंध कभी भी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं होता, जैसे हमने ऊपर भी बताया है, विशिष्ट व्यक्ति से नहीं होता है, वह परिस्थिति से संबंधित होती है। जो व्यक्ति उस परिस्थिति पर आरूढ़ होता है वह सत्ता का प्रयोग करता है। परिस्थिति का मतलब यहाँ पे हो गया पद, सीट, कुर्सी, जिसको हम बोलते हैं ना। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है। उस पोस्ट को जो भी व्यक्ति धारण करता है वो प्रधानमंत्री की शक्तियों का प्रयोग करता है। कॉलेज में प्रिंसिपल कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता, प्रिंसिपल की पोस्ट होती है। उस पोस्ट पर जो बैठता है वो प्रिंसिपल के सारे काम करता है। ठीक है, तो वो पावर प्रिंसिपल की उस कुर्सी के पास होती है। विशेष अधिकार शक्तियाँ। सत्ता एक विशेष अधिकार शक्ति है। सत्ता पर आसीन व्यक्ति को उस पर से संबंधित विशेष अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग वह संस्थागत तरीके से ही कर सकता है।
सत्ता का एक निश्चित क्षेत्र होता है। सत्ता का एक निश्चित क्षेत्र होता है। प्रत्येक सत्ता का एक निश्चित क्षेत्र होता है। एक व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग इसी सीमा में करता है, यानी जो भी सत्ता होधारी होता है उसकी शक्तियाँ एक लिमिटेड होती है, यानी सत्ता जो उसके पास शक्तियाँ हैं वो बता दी जाती है, भाई इन शक्तियों का प्रयोग करता है, इनका प्रयोग नहीं करता, यानी ऐसे में शक्तियाँ उसके पास नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति पिता है, पिता के रूप में उसकी सत्ता केवल स्वयं के बच्चों तक ही सीमित है। इस सीमा से बाहर वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी पिता है तो परिवार संबंधित है, परिवार के जितने भी लोग उसमें रहते हैं उस पर ही वो अपना हक जमा सकता है, बाकी पर वो नहीं जमा सकता है। ठीक है। सत्ता का अस्तित्व। सत्ता का अस्तित्व समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है। पारिवारिक क्षेत्र में परिवार में सत्ता होती है, शक्ति और सत्ता दोनों होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सभी में हमें सत्ता का दिखाई देती है, सत्ता के दर्शन होते हैं। सत्ता में नैतिकता, सत्ता में शक्ति को नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्य, धर्म, न्याय, प्रचलित कानून आदि के द्वारा उचित ठहराया जाता है, यानी उसको वैध ठहराया जाता है। इसलिए व्यक्ति स्वेच्छा से सत्ता का पालन करता है, क्योंकि समाज की यही मांग होती है। ठीक है। अब है सत्ता के प्रकार। सत्ता के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। सत्ता के जो प्रकार हैं यहाँ पर हम जिनका अध्ययन कर रहे हैं वो प्रकार मैक्स वेबर ने बताया। ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार। ठीक है। पहला प्रकार है वैधानिक सत्ता, यानी कानूनी सत्ता, लीगल सत्ता। इसको कानूनी सत्ता भी तुम लिख सकते हो। ठीक है। मैक्स वेबर ने कहा है कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है, यानी कि राज्य के अंदर कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है। अतः जो भी व्यक्ति उस पद को धारण करता है वह उस पद से जुड़ी सत्ता का उपयोग करता है। यानी कि मैंने कहा सत्ता एक पोस्ट में होती है, पद में होती है, और उस पद को जो भी धारण करता है वो उस सत्ता का प्रयोग करता है। कौन सी सत्ता का? जो उस पोस्ट से जुड़ी हुई है उनका, उसकी इसी सत्ता को हम वैधानिक सत्ता कहते हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही व्यवस्था वैधानिक सत्ता का एक प्रमुख उदाहरण है। जैसे कि नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब है जितने भी लोक सेवक होते हैं, IAS RS होते हैं, पुलिस सेवा होती है, सब इसके अंदर नौकरशाही में आते हैं। ठीक है। जैसे जिलाधीश है, एक जिले का प्रमुख होता है। यदि कोई व्यक्ति उस पद पर आसीन होता है तो वह उस पद से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उनका वो प्रयोग करता है, और उसके अधीन जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो उसके आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करते हैं। यानी कि कलेक्टर के आदेश का पालन नीचे के व्यक्तियों को करना पड़ता है, वो उनका मना नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं लीगल सत्ता, कानूनी सत्ता। जो कानूनी या वैधानिक सत्ता है उसका स्रोत व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में नहीं होता। यानी कि कोई व्यक्ति कलेक्टर है तो निजी रूप से वो कैसा है वो उसको शक्तियाँ नहीं देता है, वो उसके पास सत्ता का प्रयोग करने का बल नहीं देता है, बल्कि उन नियमों से होता है जिनके तहत वो किसी पद पर आसीन होता है। स्पष्ट ये है कि जो वैधानिक सत्ता है उसका स्रोत स्वयं राज्य के कानून होते हैं। ठीक है। वैधानिक सत्ता का अधिकार क्षेत्र सीमित व निश्चित होता है। उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर वह अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी सत्ता है परंपरागत सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का दूसरा प्रकार परंपरागत सत्ता है। इस प्रकार की सत्ता व्यक्ति को वैधानिक नियमों के अनुसार नहीं, यानी कि परंपरा सत्ता उसे कैसे कानून नियमों से प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसे परंपरा से उसे वो सत्ता प्राप्त होती है। प्रत्येक समाज में परंपरागत आधार पर बहुत सारे पद होते हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। जैसे हम ब्रिटेन का पूरा संविधान पढ़ते हैं तो ब्रिटेन के अंदर जो सम्राट है वो परंपरा के आधार पर पद प्राप्त करता है। इन पदों का अस्तित्व विश्वास और सामाजिक मूल्यों पर टिका हुआ है। जब कोई व्यक्ति इन पदों पर आसीन होता है तो उसे सत्ता प्राप्त होती है, उसे परंपरा सत्ता कहते हैं। जितने भी धार्मिक गुरु होते हैं, दलाई लामा वगैरह हैं, ये जो पद धारण करते हैं उन सबको परंपरा सत्ता के अंदर वो आते हैं। परंपरागत सत्ता परंपराओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, परंपरागत सत्ता किसे कहते हैं और कानूनी सत्ता किसे कहते हैं, करिश्माई सत्ता किसे कहते हैं, किसी एक का पर तो पूछ सकते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार परंपरावादी सत्ता का स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दों में किया गया है। ऐसी सत्ता वैधानिक आधार पर प्राप्त नहीं होती। मैंने कहा था नहीं, वैधानिक कानूनी आधार पर प्राप्त नहीं होती है। यह विश्वास आदर्श परंपराओं के अनुसार प्राप्त होती है जो बहुत समय से समाज में चले आ रहे हैं। समाज में प्रचलित परंपराओं के अनुसार बहुत समय से समाज में चली आ रही हैं। समाज में प्रचलित परंपराओं पर आधारित सत्ता को मैक्स वेबर ने परंपरागत सत्ता कहा है। और तीसरी है करिश्माई या चमत्कारी सत्ता। देखो, इसका बताने से पहले मैं तुम बता दूं, जैसे कि इंदिरा गांधी और नेहरू थे,
उनका व्यक्तित्व चमत्कारी था। और वर्तमान में मोदी में भी हमें वो कुछ लक्षण दिख ही जाते हैं। जब भी चुनाव हुए थे मोदी के नाम से हुए थे, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी को वोट दो। तो मोदी के अंदर वो चमत्कारी व्यक्तित्व था जिसकी वजह से पब्लिक ने उसको वोट दिए थे। ऐसा ही जवाहरलाल नेहरू में, इंदिरा गांधी में थे। चमत्कारी व्यक्तित्व गांधी जी का भी था, लेकिन वो सत्ता में नहीं थे। करिश्माई सत्ता, चमत्कारी सत्ता इस प्रकार की सत्ता का आधार, यानी कि चमत्कारी सत्ता में वो व्यक्ति न तो कोई कानून के आधार पर पद ग्रहण करता है, नहीं वो परंपरा के आधार पर पद ग्रहण करता है। ठीक है, इस प्रकार की सत्ता का आधार करिश्मा या चमत्कार होता है। करिश्मा का अर्थ होता है सामान्य से कुछ विशिष्ट अथवा असाधारण गुणों का होना। इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति कोई चमत्कार अथवा करिश्मा दिखाता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार के गुण होते हैं वह इस प्रकार की सत्ता का अधिकारी होता है। ठीक है, मैक्स वेबर द्वारा प्रयुक्त शब्द करिश्माई जो शब्द है, उस शब्द किसी चमत्कारी शक्ति का प्रतीक है। यह चमत्कारिक शक्ति व्यक्तियों के लिए वास्तविक भी हो सकती है और अनुमानित भी हो सकती है। वेबर का चमत्कारी शक्ति या सत्ता से अर्थ क्या है कि व्यक्ति के ऊपर किसी शासन या सत्ता से है, जिनके समक्ष शासित वर्ग के लोग इस कारण झुक जाते हैं क्योंकि उनका उन शासन या सत्ता के प्रति विशेष व्यक्ति की चमत्कारिक शक्ति में विश्वास होता है। चमत्कारिक सत्ताधारी शक्ति जैसे पीर पैगंबर में होती है, धार्मिक नेता में होती है, कोई अवतार होते हैं, कृष्ण है, राम है। हम इनको क्यों मानते हैं, हम इनकी बातों को क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका व्यक्तित्व चमत्कारी था। कोई सैनिक योद्धा ऐसा होता है जो चमत्कारी व्यक्तित्व का होता है। ये सब चमत्कारी व्यक्तित्व के उदाहरण होते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर के सिद्धांत की आलोचना। सत्ता की जो व्याख्या मैक्स वेबर ने की है, उसमें जो उसने कथन दिए हैं वो स्वयं आपस में परस्पर विरोधी हैं। वेबर ने जहाँ एक और सत्ता की व्याख्या की, उसको संस्थागत शक्ति अथवा कानूनों द्वारा प्राप्त अधिकारियों की शक्ति के रूप में उसकी व्याख्या की, तो दूसरी तरफ उन्होंने करिश्माई सत्ता अथवा परंपरागत सत्ता को एक विशेष प्रारूप में उन्होंने स्वीकार भी किया है। एक तरफ तो कह दिया सत्ता संस्थागत होती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में नहीं होती, संस्थागत होती है, संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति होती है, वो इनकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दूसरी तरफ उसने परंपरा और करिश्माई सत्ता का भी उन्होंने जिक्र किया है। ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे की विरोधी हैं। ठीक है, वस्तुतः शक्ति के संस्थागत रूप के आधार पर केवल वैधानिक सत्ता को उचित ठहराया जा सकता है, करिश्माई और परंपरा सत्ता को नहीं। दूसरा है, मैक्स वेबर ने यह बताया किसी भी समाज में एक ही समय पर सत्ता के एक से अधिक प्रकार मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में एक विशेष समय में किसी समाज में सत्ता का एक विशेष प्रकार ही अधिक प्रभावी होता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि एक समय में करिश्माई सत्ता भी हो सकती है, वैधानिक सत्ता भी, उसी परंपरा सत्ता भी एक समाज में हो सकती है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि हाँ, उनमें से कोई एक सत्ता ही होती है जिसका प्रभाव अधिक होता है। आधुनिक समाजों में केवल वैधानिक सत्ता ही प्रभावित नहीं है, बल्कि ऐसे समाजों में कुछ नेता अपने आप को करिश्माई सिद्ध कर सत्ता प्राप्ति में सफल होते हैं, जैसे कि हमारे मोदी महाराज हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है? क्योंकि शक्ति और सत्ता दोनों चैप्टर हमारे सिलेबस में, तो इनका क्वेश्चन ये भी आ जाता है, लेकिन निबंधात्मक नहीं आएगा। ये शक्ति या सत्ता के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा अगर निबंधात्मक में आएगा। ठीक है, या फिर अलग से ही 5 नंबर में आता है। ठीक है, वेबर के अनुसार शक्ति उन लोगों में निहित होती है जो दूसरों के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपना, दूसरों पर लादना। ठीक है, जैसा वह चाहता है वैसा ही दूसरों से व्यवहार करवा लेना। जब इस शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो वो सत्ता हो जाती है, सत्ता उसे कहते हैं। ठीक है, पहला अंतर मतलब ये तो स्टार्टिंग है, अंतर आएंगे भी। सत्ता और शक्ति के बीच में जो अंतर है वही है, शक्ति बल पर जबकि सत्ता नियमों पर आधारित होती है। यानी शक्ति में बल होता है, उस पर आधारित होती है, सत्ता में नियम होते हैं। सत्ता और शक्ति दोनों नियंत्रण स्थापित करते हैं। दोनों काम क्या है? पब्लिक को नियंत्रित करना है। इनके लिए दूसरा पक्ष होना जरूरी है। सत्ता और शक्ति में जो दूसरा पक्ष होता है उसको एक पक्ष नियंत्रित करता है, परंतु शक्ति का आधार बल है। कई बार हानि पहुंचाने की भावना भी शक्ति में निहित होती है। शक्ति निर्णयों को बलपूर्वक लागू करवाती है। इसके विपरीत सत्ता में नियमों व कानूनों के आधार पर निर्णय लागू किए जाते हैं। शक्ति में दबाव या दमन निहित होता है, जबकि सत्ता सहमति पर आधारित होती है। अब आता है शक्ति वैध और अवैध हो सकती है, लेकिन सत्ता हमेशा वैध होती है। शक्ति वैध भी हो सकती है, अवैध भी हो सकती है, लेकिन सत्ता के साथ ऐसा नहीं होता, वो हमेशा वैध ही होती है। जैसे कि सैनिक विद्रोह करके एक जनरल तानाशाह बन सकता है और जनता
अनिच्छापूर्ण उसके शासन में रहती है, यानी जनता नहीं चाहते हुए उस राज्य में रहती है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास शक्ति होती है परंतु सत्ता नहीं होती, क्योंकि जनता ने उसको अपने ऊपर शासन करने की स्वीकृति नहीं दी है। मजबूरीवश उसके आदेशों का पालन करती है, लेकिन जब उनको जनता को लगता है कि मजबूरी खत्म हो गई तो वो उनका विरोध भी कर देती है। परंतु सत्ता नहीं, क्योंकि न तो उसे जनता का समर्थन प्राप्त है, न ही संविधान द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है। इसके विपरीत जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के पास सत्ता भी है, शक्ति भी है, क्योंकि उसे जनता का समर्थन भी प्राप्त है, संविधान की मान्यता भी प्राप्त है। ठीक है। तीसरा अंतर है, शक्ति दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि सत्ता दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की क्षमता है। यानी कि जो अधीनस्थ लोग होते हैं, हमारे जो दूसरा पक्ष होता है, उसको प्रभावित करती है शक्ति, तो सत्ता उनसे स्वीकृति प्राप्त करती है। शक्ति दूसरों के अन्यों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है, अर्थात शक्ति के द्वारा व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार चलाया जाता है, उन्हें वही कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है जो हम चाहते हैं। जबकि सत्ता दूसरों की स्वीकृति पाने की क्षमता है। सत्ता में जबरन निर्णय लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि लोग उन निर्णयों को अपना आप स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार स्वेच्छा से आचरण करते हैं। जैसे हम लोग आजकल लोग कोरोना के कर्फ्यू के चक्कर सरकार ने जो आदेश दिया, सत्ता ने हमें आदेश निकाले, उसके तहत हम लोग घर में पड़े हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, तो हम इनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सत्ता में विवेक का अंश होता है, शक्ति में विवेक नहीं होता है। विवेक जो होता है केवल सत्ता में होता है, शक्ति में वो नहीं होता है। सत्ता का मूल तत्व विवेक है, क्योंकि सत्ता में विवेक के आधार पर अपने विचार, विवेक का मतलब बुद्धि, सोच, हम सोच समझ के कोई काम करते हैं, के आधार पर अपने विचारों से जनता को सहमत कराया जाता है, अपनी योजनाएं लागू की जाती हैं, जनता द्वारा स्वीकार करवाई जाती हैं, धन और बल के द्वारा नहीं। इसके विपरीत शक्ति में दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार ढालने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए उचित और अनुचित हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लोगों से केवल बात मनवाना होता है। ठीक है। जैसे गुंडे लोग होते हैं, तुमने पिक्चरों में देखा होगा कि जो विलन होता है वो अपनी बात मनवाता है, किससे? साथ में हमेशा गुंडे ले घूमता है, उनसे मार पीट कर बात मनवाता है, तो वो सब शक्ति होती है। विवेकशील प्रयास शक्ति का मुख्य तत्व है। उनके पास में बुद्धि नहीं होती है, उनके पास केवल शक्ति होती है, ताकत होती है, उससे अपनी बात वो मनवाते हैं। ठीक है। उचित शक्ति ही सत्ता है। रॉबर्ट डहल का कथन है, उचित शक्ति यानी जो वैध शक्ति होती है वही सत्ता का नाम उसको दिया जाता है। इस कथन का अर्थ यह है कि जब शक्ति का कोई उचित आधार होता है, या तो संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त की है, कानून द्वारा शक्ति प्राप्त की है, या फिर जनता की स्वीकृति द्वारा, तो वो सत्ता हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो उसकी शक्ति का आधार वैधानिक हो जाता है और वो सत्ता कहलाती है। सत्ता शक्ति की तुलना में बहुउद्देशीय होती है, यानी शक्ति के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और सत्ता के तो, और शक्ति का एक ही उद्देश्य होता है, अपनी बात मनवाना। शक्ति की तुलना में सत्ता बहुउद्देशीय है। सत्ता का क्षेत्र विस्तृत है, जबकि शक्ति का क्षेत्र सीमित है। सत्ता का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि शक्ति का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि शक्ति और सत्ता में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानता हैं। दोनों ही लोगों के व्यवहार को अपने अनुसार बदलने का उद्देश्य है। दोनों काम क्या है? लोगों से अपनी बात मनवाना होता है, उनके व्यवहार को चेंज करना होता है। लेकिन सत्ता अपनी अधिकार से करवाती है और शक्ति में वो बल से करवाती है। दोनों में ही कुछ अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, परंतु सत्ता में जो साधन प्रयोग किए जाते हैं लोगों से अपनी बात मनवाने का, वो वैधानिक होते हैं, शक्ति में गैर वैधानिक होते हैं। सत्ता में अधिकारों के अधिकार का जो प्रयोग किया जाता है वो उचित होता है, तो शक्ति में अनुचित होता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सत्ता में शक्ति भी निहित है, परंतु शक्ति में ये आवश्यक नहीं है कि उसमें सत्ता के तत्व भी हो। यानी कि सत्ता में तो शक्ति होती है, ठीक है, लेकिन शक्ति में सत्ता नहीं होती है, जरूरी नहीं होता। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने तुम्हें ये नोट्स बनाए हैं, दिए हैं, इनको लिख लेना आराम से, चला के, स्लो करके वीडियो को, तो ये सारे लिखने में आ जाएंगे। ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन पूरा हो जाए कंप्लीट कि सत्ता की अर्थ को स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर के सत्ता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये इसका क्वेश्चन है और वो ऐसे ही इसमें आ जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे टॉपिक के साथ फिर आएंगे। थैंक यू।